नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। आरबीआई की मौद्रिक नीति की आज होगी घोषणा। देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा रिपोर्ट आएगी सामने। रेपो रेट पर टिकी सभी की निगाहें। लाल सागर में भारतीय पोत पर हमला, सभी 13 नागरिक सुरक्षित। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की, कहा वाणिज्यिक जहाजों पर रुकना चाहिए हमले। आने वाले 2 दिन के लिए पूर्वोत्तर और उससे सटे राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों से मुलाकात और राहत कार्यों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे असम। और दिल्ली में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु 9वीं और लक्ष्य सेन 14वीं सीड के रूप में खेलेंगे। वहीं सात्विक चिराग की जोड़ी को मिली 5वीं वरीयता। आज होगी ड्रॉ की घोषणा। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 2 विधेयक पर विचार और चर्चा की जाएगी। वित्त संबंधी 2 विधेयक, बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में चर्चा होगी। बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 135 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। इस विधेयक के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी आधार मिलेगा। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। साथ ही इससे अदालतों में बैंक रिकॉर्ड की प्रक्रिया सरल होगी और बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस के लिए ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद जगह बनाना है। साथ ही विधेयक के जरिए टैक्स और साथ ही कई नियम और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। इस विधेयक को लोकसभा से पहले ही पारित किया जा चुका है। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव करता है। विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल हैं। वर्तमान में सीजेआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करने और मामलों की सुनवाई में तेजी लाना भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा आज संपन्न होगा। राष्ट्रपति 3 से 5 अगस्त तक ओडिशा के दौरे पर हैं। आज दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति बरहमपुर से भुवनेश्वर तक ट्रेन से यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह बरहमपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी। कल राष्ट्रपति ने तप्तपानी में मां कंधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में दर्शन और आरती की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिले एक स्मृति चिन्ह सहित लगभग 300 उपहारों की ये नीलामी आज से शुरू होगी। नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग जन कल्याण से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पहल शुरू की गई है, जो सार्वजनिक सेवा, समावेशिता और साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी की अटूट भावना को दर्शाती है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की आज घोषणा होगी। सोमवार से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक के बाद आज समिति अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी। इस बैठक के फैसलों का ऐलान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से सुबह 10 बजे किया जाएगा। माना जा रहा है कि समिति नीतिगत रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। जून की पिछली बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया था। महंगाई के रुख और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलिया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ये पोत 4 अगस्त 2026 को हमले के बाद डूब गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस बयान के जरिए इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि पोत पर सवार सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थित पर लगातार नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस हमले की निंदा की। सर्बानंद सोनोवाल ने डीजीएमए को निर्देश दिया कि वो सभी एजेंसियों के साथ मिलकर उस इलाके में भारतीय नाविकों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और बचाए गए क्रू को हर जरूरी मदद देने के लिए तुरंत कदम उठाएं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद ने धारा 370 और 35A को खत्म कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बीते 7 वर्ष में जम्मू कश्मीर में पर्यटन, निवेश और शिक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। धारा 370 से मिली आज़ादी के बाद घाटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत हुई है। इस दौरान वहां हुए तमाम चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बीच वाल्मीकि समुदाय, गोरखा लोगों और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पहली बार राज्य के चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। नए मूल निवासी कानून के तहत 15 वर्ष से रहने वाले व्यक्ति अधिवासी माने गए। इसके साथ ही राज्य से बाहर विवाह करने वाली लड़कियों और उनके बच्चों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा आयुष्मान भारत और पीएम किसान योजना का लाभ अब सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। 5 अगस्त 2020 यानी आज से ठीक 6 साल पहले अयोध्या में इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। लंबी कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसी दिन पीएम मोदी ने भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। आज ही के दिन राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ था। देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश जनजीवन पर असर डाल रही है। सबसे गंभीर स्थिति पूर्वोत्तर भारत में बनी हुई है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत में प्रगति हुई है। मंगलवार को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही रूबियो ने यह भी बताया कि पराग्वे के उपराष्ट्रपति पेड्रो अलियाना के साथ रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ईरान पर रूबियो के इस बयान से उम्मीद बढ़ी है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों में ये अहम मुद्दा जल्द ही सुलझ सकता है।
जापान ओपन चैंपियन पीवी सिंधु और आगामी बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9वीं वरीयता दी गई है, जबकि 2022 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता मिली है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।